1508 संग्राम सिंह मेवाड़ के राणा बना दिए गए और वो राणा सांगा के नाम से जाने जाने लगे। राणा सांगा अपने नाम की तरह युद्ध में निडर थे और रणनीतियों में तेज तरार। राणा बनते ही उन्होंने अपना वर्चस्व हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। अपने राज्य के पूर्व में उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को हरा दिया और मालवा को अपने अधीन ले लिया। पश्चिम में उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को हरा के अधिकतर गुजरात पे भी विजय प्राप्त कर ली और उत्तर में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बार बार हराते हुए पूरे उत्तर पूर्व राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया। जिस रफ्तार से राणा सांगा आगे बढ़ रहे थे उस समय तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जल्द ही राणा सांगा दिल्ली तक भी पहुंच जाएंगे और शायद ऐसा ही होता, मगर वक्त को यह मंजूर नहीं था। 16वीं शताब्दी में अधिकतर पूरी दुनिया के राज्यों में भालों, तलवारों और तीरों का इस्तेमाल किया जाता था और रणनीतियों में ज्यादातर राज्यों में शॉक अटैक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें भारी कवचदार घोड़ों और हाथियों की मदद से दुश्मनों की संरचनाओं को तोड़ा जाता था और दुश्मन की सेना में भगदड़ मचा दी जाती थी, जिसके उपरांत हल्के कवचदार घुड़सैनिक भागती सेना पे त्राही त्राही मचा देते थे। इस रणनीति में राजपूत और अफगान दोनों ही माहिर थे और शायद ही उस समय इनकी टक्कर का पूरे विश्व में कोई होगा, मगर तुर्कियों द्वारा रणनीतियां अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। युद्ध में अब तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, मगर असली बदलाव तब आया जब तुर्कियों ने तोपों का व्यापार युद्ध विशेषज्ञों के साथ करना शुरू कर दिया और 1525 में उनके ये आधुनिक हथियार काबुल के तुर्की मंगोल सम्राट बाबर के पास आ गए और 1526 में उसने रक्षामंत्र करते हुए पानीपत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वो अब दिल्ली के नए सुल्तान बन गए। दिल्ली में कब्जे के बाद बाबर को सबसे ज्यादा खतरा राणा सांगा से था। राजपूत वीरता की दास्तान तो उसने सुनी हुई थी और इस वीरता का प्रदर्शन बाबर को बयाना किले के कूच के दौरान देखने को मिला, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को तितर बितर करके रख दिया। बाबर ने और फौजें भेजी, मगर राणा सांगा के आगे ये सब बिखरने लगी। बाबर की मुगल सेना में घबराहट का वातावरण छा गया, मगर बाबर ने और सेना की कई टुकड़ियों को काबुल से बुला लिया और धर्म के नाम पे कई कबीलों और राज्यों को अपने साथ जोड़ लिया। इधर मेवाड़ में राणा सांगा ने भी कई राजपूत कबीलों को और राज्यों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी भी राणा सांगा से मिल गए। दोनों के बीच अब युद्ध अनिवार्य था, मगर बाबर के पास आधुनिक हथियार, तोपें और बंदूकें थी और राणा सांगा के पास अभी भी पारंपरिक हथियार थे। 16 मार्च 1527 राणा सांगा अपनी फौज को लेकर बाबर से निपटने के लिए आगरा की तरफ बढ़ पड़े। वो अभी तक तोपों के युद्ध में प्रयोग से परिचित नहीं थे। दूसरी ओर बाबर ने खड़वा गांव को पानीपत की तरह युद्ध के मैदान में परिवर्तित कर दिया। पानीपत के भांति केंद्र में सबसे आगे बाबर ने बैलगाड़ियां खड़ी कर दी, जिन्हें लोहे की जंजीरों से जोड़ दिया गया। इनके पीछे उसने अपने तोपें, बंदूकधारी सिपाही और धनुर्धर खड़े कर दिए। अपने दाएं और बाएं फ्लैंकों को घेराव से बचाने के लिए उसने गड्ढे खुदवा दिए। इसके अलावा उसने अपने भारी कवचदार घोड़ों को बीच में तोपों के पीछे खड़ा कर दिया। बैलगाड़ियों में कई कई जगह उसने वक्तबद्ध घोड़ों के निकलने के लिए जगह छोड़ दी, जहां से वो अंदर और बाहर जा सकते थे। खंडवा गांव के पीछे उसने अपने तुलगमा घेराव के लिए एक रिजर्व सेना भी खड़ी कर दी। दूसरी ओर राणा सांगा की सेना भी 3 टुकड़ियों में विभाजित हो गई और वो भी अपने पारंपरिक रणनीति के तहत झटका युद्ध के लिए तैयार हो गए। सुबह के 9 बजे जंग शुरू हो गई। राणा सांगा ने बाबर के दाई फ्लैंक पे आक्रमण कर दिया, मगर बाबर की तोपें
पहिए वाले मैटलेट पे तैनात थी और वह आसानी से मोड़ी जा सकती थी। इसके अलावा दाई और डिच की वजह से राजपूत घुड़ सैनिकों को केंद्र के पास से गुजरना पड़ा और वो बाबर की तोपों की रेंज में आ गए और बाबर की तोपों ने राजपूत घुड़ सैनिकों पे कहर बरसा दिया। मगर राजपूत घुड़ सैनिक पीछे नहीं हटे और दाएं को लगभग तोड़ दिया। साथ ही राणा सांगा ने केंद्र के भीषण हमले को तोड़ने के लिए अपने केंद्र में स्थित हाथियों को आगे बढ़ा दिया। मगर मस्केट और तोपों ने हाथियों को डरा दिया और वो उल्टे अपने ही लोगों को कुचलते हुए वापस दौड़ गए। केंद्रों को तोड़ने में नाकाम होने की वजह से राणा सांगा ने फिर अपने दाएं फ्लैंक को बाबर की बाएं फ्लैंक की तरफ आगे बढ़ा दिया और वहां भी घमासान युद्ध शुरू हो गया। तोपों के गोले, मस्केट की गोलियां और तीरों से राजपूत सैनिक ढेर होते रहे। मगर साहसी राजपूत पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते रहे। इन सबके दौरान बाबर के केंद्र ने राणा सांगा के दाएं और बाएं दोनों ओर कहर बरसा दिया। मगर फ्लैंकों में राजपूत घुड़ सैनिकों का पल्ला भारी होने लगा। मगर तभी राजा शिलादित्य ने युद्ध के बीच अपना पक्ष बदल लिया और योजना के मुताबिक वो बाबर से जा मिले। इस डिफेक्शन से युद्ध में उलझन का वातावरण फैल गया और इसी विभ्रांति में राणा सांगा को गोली लग गई और वो बेहोश हो गए। कुछ समय के लिए युद्ध थम गया मगर फिर झना कबीला के मुखिया अज्जा ने राणा बनकर युद्ध को फिर छेड़ दिया। रणनीति में अज्जा कमजोर थे और राजपूत सेना धीरे धीरे तोपखानों, गोलियों और तीरों के आगे बिखरने लगी। राणा सांगा ने पहली बार हार का सामना किया मगर उनके सेना नायक घायल राणा को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। होश में आने के बाद राणा सांगा ने चित्तौड़ वापस जाने से इनकार कर दिया और बाबर के खिलाफ फिर सेना जुटानी शुरू कर दी। मगर कल्पी क्षेत्र में 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अधिकतर इतिहासकारों के हिसाब से उन्हें उन्हीं के सेना नायकों ने जहर देकर मार दिया था और इसका मुख्य कारण था राणा सांगा का बाबर से फिर युद्ध का निर्णय। मुगलों के नए हथियारों का कोई जवाब नहीं था और धीरे धीरे बाबर की सेना ने अपना दबदबा पूरे उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में फैला दिया। बाबर के बाद हुमायूं ने राजगद्दी संभाली और युद्ध अभियान को बरकरार रखा। मगर शेर शाह सूरी के नेतृत्व में कुछ समय के लिए मुगल दोबारा हिंदुस्तान से खदेड़ दिए गए। मगर हुमायूं पलट के दोबारा वापस आया और मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना की, जिसे उसके पुत्र अकबर बुलंदी पे ले गए। मगर यहाँ अकबर का उदय हुआ और वहां फिर मेवाड़ में एक और शूरवीर वीरता को एक नए मकाम पे ले गए। इस वीर योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह।